4 अक्टूबर 1974 के दिन इंग्लैंड के एक छोटे से शहर ऑसेट में रहने वाली एक महिला अपने घर में अपने काम धंधे में लगी हुई थी और तभी उसको बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आई। और जैसे ही उसने अपने घर की खिड़की पर जाकर वो पर्दे हटाए और बाहर की तरफ देखा तो उसको वहां सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो तुरंत वहां से भागकर अपने लैंडलाइन फोन पर गई, वहां से पुलिस वालों को कॉल किया और पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि यहाँ आखिर क्या चल रहा है। यकीन मानिए ये एक ऐसा हॉन्टेड केस है जिसके बारे में आप उम्मीद ही नहीं लगा सकते कि ऐसा कुछ भी कभी हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक आपको ऐसे ऐसे हॉन्टेड केसेस बताए हैं जिसके अंदर क्राइम लगभग ना के बराबर ही शामिल था। लेकिन ये क्राइम और हॉन्टेड का ऐसा मिक्सचर है जो यकीनन आपको बहुत बहुत अजीब लगेगा। बट थोड़ा सा अजीब आपको तब भी लगना चाहिए जब आप वीडियो तो देख लेते हैं, बट यार लाइक बटन पर पता नहीं क्यों नहीं प्रेस नहीं करते आप। सो वो जरूर कर दें ताकि आपको अजीब ना लगे, मुझे भी बहुत अजीब लगता है। दूसरा, कमेंट्स में पिक में जरूर लिख दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। लेट्स डाइव इन। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें इंग्लैंड के छोटे से शहर ऑसेट में जाना पड़ेगा और समय था सन 1974 का, जब यहीं पर रहा करता था 31 साल का माइकल टेलर नाम का एक आदमी, जिसमें उसके परिवार में उसकी पत्नी क्रिस्टीन और इन दोनों के 5 बच्चे अपने इस घर के अंदर, छोटे से घर के अंदर आराम से अपनी जिंदगी जैसे तैसे निकाल रहे थे। आस पड़ोसियों से जब पूछा गया तो उन सभी ने बताया कि माइकल टेलर उनका एक ऐसा पड़ोसी था जो पूरे पड़ोस का, आस पड़ोस का दिल लगा कर रखे हुए था, क्योंकि जब भी कोई उसके घर के सामने से निकलता और माइकल टेलर अगर बाहर खड़ा होता तो वो सामने से गुजरने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई ऐसा जोक जरूर मारता जिससे दोनों पार्टियों को हंसी आए। ना सिर्फ दोनों पार्टियों को बल्कि अपने परिवार के लिए भी ऐसे ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जोक्स लेकर आता जो उनके लिए बहुत ज्यादा नए थे और पूरा परिवार हमेशा हंसता खेलता हुआ ही आस पड़ोस में पड़ोसियों को दिखाई दे रहा था। अप्रैल 1974 में जब फाइनली माइकल ने अपनी जॉब से 3 दिनों के लिए छुट्टी ली, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने छोटे से घर को थोड़ा रिपेयर कर सके खुद से ही, क्योंकि वो एक छोटा सा शहर है और बाहर से लेकर आना किसी रिपेयर वाले को और घर पर लाकर काम करवाना वो काफी खर्चे वाला होने वाला था। तो यहाँ माइकल ने सोचा कि मैं खुद ही कर लूंगा। तो उसको अपने घर की छत पर जो लगा हुआ इंसुलेटर था, जिससे बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती, वो इंसुलेटर उसको वापस बदलना था। तो जैसे ही वो सीढ़ी लगाकर उस छत के ऊपर चढ़ा और इंसुलेटर लगाकर जब वो वापस नीचे उतर रहा था तब उसका पैर सीढ़ी से फिसला और वो सीधा आकर नीचे गिरा। तो उस टाइम पर तो उसे कुछ ज्यादा पेन महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे ही खड़ा होकर वापस अपने घर के अंदर गया तब उसे पीछे कमर में बहुत ही भयंकर दर्द होने लगा। अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे ऊपर सीढ़ी से नीचे गिर गया और उसकी वजह से मेरे कमर में लग चुकी है। उसकी पत्नी उसे लेकर डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर को उसकी कमर के अंदर कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी भयंकर दर्द माइकल अपनी कमर के अंदर झेल रहा था। उसी दर्द के साथ वो वापस अपने घर आ चुका था। लेकिन इस घटना के बाद से ही पूरा का पूरा माइकल बदल गया। पहले जहां माइकल सभी के सामने हंसता खेलता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं अब माइकल सभी के सामने चुप चुप सा, बिल्कुल उदास सा अपने घर के बाहर बैठा रहता। सभी आने जाने वालों को भी कुछ भी नहीं बोलता, ना ही किसी से हाय हेलो करता, बस वो चुप रह रहा था। वो अंदर ही अंदर डिप्रेस हो चुका था अपने इस कमर दर्द की वजह से। साथ ही इस दर्द की वजह से उसके घर वाले भी काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि जहां वो अपनी फैमिली को पहले बहुत ज्यादा टाइम देता था, लेकिन अब उसकी फैमिली जैसे ही माइकल से बात करने की भी कोशिश करती तो माइकल उनके ऊपर भड़क कर उठता, उनको खाने के लिए दौड़ता जैसे उन्होंने उसको जस्ट छेड़ दिया हो। इसलिए उसकी फैमिली भी अब उससे काफी दूरी बना चुकी थी। माइकल अब प्रॉपर पूरी तरीके से अकेला रह चुका था। तब यहाँ जैसे ही उसके आस पड़ोसियों ने देखा कि माइकल अब पूरी तरीके से बदल चुका है तो उसके कुछ दोस्तों ने माइकल को अप्रोच किया और बताया कि देखो यार, हमें पता है तुम इन धार्मिक चीजों के अंदर विश्वास नहीं करते, ना ही हमने तुमको कभी आसपास के चर्चिज के अंदर जाकर देखा, ना ही तुम्हारा परिवार कभी जाता। तो अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हमारे चर्च में आया करो, वहां तुमको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, वहां तुमको ऐसे ही लोग और मिलेंगे जिनके साथ तुम अपना दर्द बांट सकते हो। माइकल ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर ट्राई करूंगा वहां जाने की। अगले दिन फिर से उसके दोस्त उसके पास आए। माइकल अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। माइकल से उन्होंने बात करी कि हम लोग सभी अभी इकट्ठा होकर पास ही के चर्च में जा रहे हैं, अगर तुम चलना चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो हमारे ग्रुप के अंदर। जब वो उस ग्रुप के साथ चलकर उसी चर्च में जा रहा था तब यहाँ माइकल के एक दोस्त ने रास्ते में उसे बताया कि देखो, हमारा जो ग्रुप है वो तो एक बिल्कुल नॉर्मल सा ग्रुप है जो सिर्फ भगवान की प्रार्थना करने के लिए अपना टाइम निकालकर चर्च में जाता है, लेकिन एक क्रिश्चियन फेलोशिप नाम का एक और ग्रुप तुमको उसी चर्च के अंदर मिलेगा जो कि अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम इस क्रिश्चियन धर्म को समर्पित कर चुके हैं। अगर तुम चाहो तो उस ग्रुप के साथ भी जुड़ जाओ, वो तुमको और ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, वहां तुमको और ज्यादा अच्छा लगेगा। माइकल ने कहा कि चलो देखते हैं, एक बार मिल तो लें कि आखिर वो कौन सा ग्रुप है, मैं वहीं जाकर देखूंगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप अब उस चर्च में पहुंच चुका था। उसके दोस्त ने इशारा कर दिया कि तुम अगर चर्च के उस सेक्शन में जाओगे तो वहां पर तुमको वो ग्रुप बैठा हुआ दिखाई देगा, वहां जाकर तुम उनसे बात कर सकते हो। माइकल अपने इस दोस्तों
दोस्तों वाले ग्रुप से उठकर जस्ट उस दूसरे ग्रुप में जाना ही वाला था, तभी यहाँ उसके एक और दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पास बैठाकर ये समझाया कि देखो तुम उस ग्रुप के पास जा तो रहे हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के लीडर मरी, उससे जरा थोड़ा संभल कर रहना। उसकी उम्र अभी सिर्फ 21 साल की है, लेकिन वो उस ग्रुप के लीडर है और जो भी उससे बात करता है, जो भी उससे पास जाता है उसके, वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो तुम उससे जरा संभल कर रहना, तुम वैसे ही शादीशुदा हो और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कोई बात का बतंगड़ तुम्हारे घर पर पहुंचे, इसलिए तुम उस लड़की से थोड़ा संभल कर रहना। माइकल ये बात समझ चुका था, वहां से उठकर वो फेलोशिप ग्रुप में गया। लेकिन जैसे ही माइकल उस ग्रुप के पास पहुंचा, किसी ने भी, उस ग्रुप के किसी भी मेंबर ने माइकल की तरफ कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया। जस्ट वो सभी माइकल को देख रहे थे, लेकिन अपने हाथ में जो बाइबल थी वो उसको पढ़ने में बिजी थे। किसी ने भी माइकल को एंटरटेन नहीं किया। ये बात माइकल को बहुत ज्यादा अजीब लगी। ये चीज देखकर वो वापस अपने दोस्तों वाले ग्रुप के पास आया और वहीं पर आकर बैठकर प्रेयर वगैरह करने लगा और वापस अपने घर जा चुका था। काफी बार उसके बाद भी वो चर्च में आया और उसी ग्रुप के पास जाकर खड़ा हो गया, उनको देखता रहता, लेकिन वो फिर से उसको एंटरटेन नहीं करते। वो वापस अपने ग्रुप के पास आकर बैठता और वापस अपने घर चला जाता। 12 सितंबर 1974 का दिन आ चुका था, नॉर्मल सा दिन। जब उस शाम माइकल अपने उन्हीं दोस्तों के साथ उसी चर्च में वापस गया, उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं एक बार अपने फेलोशिप वाले ग्रुप को देख कर आता हूं कि क्या वो लोग वहीं पर बैठे हैं या नहीं बैठे। तो जैसे ही वो अपने ग्रुप को छोड़कर माइकल उठकर उस ग्रुप के पास गया, वहां जाते ही वो जो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने पहले कभी माइकल को एंटरटेन नहीं किया, उन सभी के हाथों में अभी भी बाइबल थी। उन सभी ने अपनी बाइबल को बंद किया, साइड में रखा, सभी खड़े हो चुके थे, ऐसे अपने हाथ आगे की तरफ किए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी माइकल को अपने गले लगाना चाह रहे हो। ये चीज देखकर माइकल को बहुत अच्छा लगा कि ये सभी तो तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। माइकल आगे की तरफ बढ़ा, सभी से हाय हेलो किया, सभी से गले लगा और कहने लगा कि मुझे भी तुम सबके ग्रुप में शामिल होना है। मरी भी साइड में खड़ी थी। मरी ने भी माइकल को थोड़ा गले लगाया और उसको बिल्कुल अपने साथ बैठाया और समझाने लगी कि आखिर ये ग्रुप है किस चीज का और तुम्हारा रोल इसके अंदर क्या होगा। तो जैसे ही माइकल मरी के साइड में बैठा हुआ, उससे वो सारे रूल्स वगैरह समझ रहा था और उसके बाद इन पूरे ग्रुप ने मिलकर प्रेयर वहीं पर करी। उस टाइम पर माइकल ने नोटिस किया कि वो भयंकर कमर वाला दर्द जो पिछले कई महीनों से उसकी कमर में हो रहा है, एक ही दम से जैसे ही वो इस ग्रुप के साइड में आकर बैठा, ये दर्द एकदम से गायब हो चुका था। ये चीज उसको बहुत अच्छी लगी। ये दर्द गायब होने की वजह से वो बहुत लंबे टाइम बाद स्माइल कर रहा था और सभी ने उसको स्माइल करते हुए देखा। सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, माइकल को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहां से चर्च से जाने का टाइम आ चुका था। पूरा ग्रुप वापस अपना प्रेयर बंद करके बाहर की तरफ निकला, लेकिन जैसे ही माइकल इस चर्च से बाहर निकला, उसको कमर के अंदर वापस दर्द शुरू हो चुका था। वो अपने घर पर गया, घर जाकर अपनी पत्नी क्रिस्टीन को बताया कि इस तरीके से वो जाकर उस ग्रुप से मिला था और जैसे ही वो उस ग्रुप से मिला, उसका कमर का दर्द गायब हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो चर्च से बाहर निकला, उसका कमर का दर्द वापस शुरू हो गया। उसकी पत्नी क्रिस्टीन ने समझाया कि ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, कहीं तो तुमको ये अच्छा फील हो रहा है, वरना तुम इतने टाइम से दर्द और डिप्रेशन में चल रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा है सुनकर कि तुम्हारा डिप्रेशन और दर्द उस टाइम के लिए तो कम से कम गायब हो चुका था। तो आने वाले काफी लंबे टाइम तक, काफी दिनों तक माइकल डेली सुबह उठता, डेली उस ग्रुप के पास जाता, वहां जाते अपना दर्द और अपनी डिप्रेशन सब कुछ भूल जाता। हर एक मीटिंग उस ग्रुप की अटेंड कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे माइकल इस ग्रुप के अंदर घुला, वैसे वैसे माइकल मरी के भी काफी करीब जा चुका था। मरी और माइकल दोनों बैठकर ऐसे बातें करते, ऐसे घुलते मिलते कि बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स थे उनका ध्यान ही नहीं रहता कि आखिर वो करने क्या आए हैं। वो तो जस्ट सामने बैठकर इस जोड़े को देखते रहते कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, पहले इन्हीं को देख लेते हैं। लेकिन उन लोगों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता, वो भी यहाँ मीटिंग और प्रेयर के लिए ही आते थे। तो वो अपनी मीटिंग और प्रेयर करके जस्ट उनको देख के उन दोनों को अकेला छोड़ के वहां से बाहर निकल जाते और बाद में यहाँ मरी और माइकल को दोनों को क्वालिटी टाइम मिल रहा था, दोनों अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इन दोनों के बीच में कुछ गलत था, नहीं, लेकिन ये जिस तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके थे, वो थोड़ा अजीब था, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि वहां चर्च में आने वाले सभी लोगों के लिए भी। कुछ दिनों तक उनका ये सब कुछ चला। अब आपको भी पता है कि इस तरीके से पब्लिक प्लेस के अंदर ऐसे एक लड़का और लड़की मिलेंगे तो हवा तो उड़ेगी ही, गलत चीजों की भी हवा उड़ेगी और बिल्कुल ही ऐसी हवा उड़ चुकी थी माइकल और मरी के लिए। और यह हवा उड़ती उड़ती सीधा माइकल की पत्नी क्रिस्टीन के कानों तक पहुंची, जब क्रिस्टीन को वहीं के एक पड़ोसी ने आकर बताया कि तुम्हारे पति माइकल का अफेयर चर्च में आने वाली मरी नाम की एक लड़की के साथ चल रहा है। जैसे ही क्रिस्टीन ने सुना, क्रिस्टीन बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करे। उसके मन में बाहर गुस्सा निकलना चाह रहा था, लेकिन उसको ये भी समझ नहीं आया कि आखिर वो करे तो करे क्या। पहले भी क्रिस्टीन के सामने माइकल ने आकर मरी की काफी ज्यादा बातें करी थी। उसको बताया था कि वो कैसे उसकी एक दोस्त जो कि चर्च में आती है मरी, उसके साथ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। जैसे वो उसके पास जाता है उसका सारा दर्द गायब हो जाता है। तब भी हाँ, क्रिस्टीन को काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, यहाँ उसका पति है और वो
किसी दूसरी लड़की का नाम ले रहा था, यहाँ जलन तो होगी ही। 1 अक्टूबर 1974 का दिन आया। माइकल सुबह सुबह अपने घर में उठा। क्रिस्टीन ने उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। फ्रेश होकर माइकल नाश्ते की टेबल पर पहुंच चुका था। तब यहाँ क्रिस्टीन को माइकल ने बताया कि मुझे थोड़ी देर में वापस चर्च के लिए निकलना है, क्योंकि हमारे ग्रुप की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी होने वाली है कुछ ही टाइम बाद, तो मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता दे दो, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। नाश्ता करके जैसे ही माइकल अपने घर से बाहर निकला, तब क्रिस्टीन ने सोचा कि नहीं, आज मैं ये नहीं होने दूंगी, आज मैं देखूंगी जाकर कि आखिर सच्चाई है क्या सच में माइकल का मरी के साथ चक्कर चल रहा है। अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। माइकल अपने घर से बाहर निकल चुका था। उसके पीछे पीछे 5-7 मिनट बाद ही क्रिस्टीन भी अपने घर से बाहर निकली, माइकल का पीछा करने लगी। माइकल देखते ही देखते इस चर्च के अंदर घुसा। उस चर्च के दरवाजे वापस बंद हो चुके थे। तभी 5-7 मिनट बाद क्रिस्टीन भी उस चर्च के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। चर्च का दरवाजा उसने खटखटाया। चर्च के दरवाजे अंदर से खुले। क्रिस्टीन चर्च के अंदर गई और वो उस कमरे को ढूंढने लगी जहां पर इन सभी पूरे ग्रुप की मीटिंग होने वाली थी। फाइनली उस कमरे को ढूंढते ही वो जैसे उस कमरे के अंदर गई, उसने देखा कि सारे यहाँ माइकल और मरी वगैरह सारे लोग यहाँ इस ग्रुप बनाकर इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। तब यहाँ क्रिस्टीन ने आओ देखा ना था, कुछ नहीं देखा उसने, जस्ट वो जाकर सीधा अपने पति यानी कि माइकल के सामने खड़ी हुई और वो सीधा बोलने लगी कि मुझे पता है तुम्हारा चक्कर इस मरी के साथ चल रहा है और मैं चाहती हूं तुम पूरे इस ग्रुप के सामने ये चीज एडमिट करो कि तुम्हारा चक्कर इस मरी के साथ चल रहा है। जैसे ये चीज मरी ने सुनी और माइकल ने सुनी, उन दोनों को कुछ खोज खबर ही नहीं है कि आखिर ये इसकी पत्नी बोल क्या रही है। मरी को तो पता भी नहीं था कि ये क्रिस्टीन आखिर है कौन। माइकल ने जस्ट बताया था कि उसकी पत्नी का नाम क्रिस्टीन है, लेकिन मरी ने अभी तक देखा नहीं था कि आखिर क्रिस्टीन सच में कौन है। बट माइकल ये सारी की सारी बातें अपनी पत्नी की अपनी गर्दन नीचे करके आराम से सुन रहा था। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं किया। मरी भी माइकल को देख रही थी, क्रिस्टीन भी माइकल को देख रही थी और आसपास में जितने भी लोग बैठे थे सभी का ध्यान अब माइकल के ऊपर था। तभी माइकल ने अपनी गर्दन ऊपर करी और सीधा जो सामने बैठी हुई मरी की तरफ देखा और जैसे ही उसने देखा मरी इतनी ज्यादा डर चुकी थी, उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये जो वो देख रही है क्या वो सच भी है या नहीं। जी हाँ, मरी ने बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर जिस टाइम पर ये माइकल उसे देख रहा था उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी, उसका मुंह इतना ज्यादा खुला हुआ था। बट ये चीज किसी ने भी आसपास में बैठे लोगों ने नोटिस नहीं करी। बट हाँ, ये मरी को ये सब कुछ दिख रहा था कि उसका मुंह इतना ज्यादा खुला हुआ है, उसके कान अजीब रूप से फोल्ड हो चुके हैं और ऐसा लग रहा था जैसे अभी ये माइकल मरी के ऊपर टूट पड़ेगा। और ना सिर्फ ऐसा लग रहा था बल्कि देखते ही देखते बहुत ही स्पीड में ये माइकल सीधा जाकर मरी के ऊपर गिरा और मरी को अपने नीचे दबा लिया। अब यहां कुछ वो बोल पाता, वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो जस्ट अपना मुंह खोले हुए था। ये अब मुंह खोला हुआ सभी को दिख रहा था। उस टाइम पर किसी ने नोटिस नहीं किया, बट हाँ अब ये सब नोटिस कर रहे थे कि माइकल का मुंह अजीब रूप से बहुत बड़ा खुला हुआ है। लेकिन यहां दिक्कत की बात यह थी कि मरी कुछ क्यों नहीं बोल रही। मरी के मुंह से भी आवाज नहीं निकली। वो भी जस्ट देखे जा रही है कि आखिर ये उसके ऊपर चढ़ा हुआ माइकल करने की कोशिश क्या कर रहा है। क्रिस्टीन भी देख रही है कि आखिर उसका पति कर क्या रहा है, किसी को भी समझ नहीं आया। और तभी माइकल के मुंह से बहुत ही अजीब सी आवाजें निकलने लगी। उसकी जीभ जो कि आम रूप से बहुत ज्यादा ही कुछ बाहर आ चुकी थी, उसने अपनी जीभ को हिलाना शुरू किया अजीब रूप से और उसके अंदर से कुछ ये गार्गलिंग जो हम करते हैं, जो गरारे करते हैं, ऐसी ऐसी आवाजें अंदर से आ रही थी। और ना सिर्फ उसके मुंह से आ रही थी बल्कि अब यहाँ मरी के मुंह से भी वही सेम आवाजें आने लगी। दोनों के दोनों अपने जीभ वाली भाषा के अंदर बातें करने लगे। किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों बोलना क्या चाह रहे हैं। बट ये जो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा था कि कौन किसको क्या कहना चाह रहा है। इस कमरे के अंदर ऐसे हो हल्ला होता हुआ देख इस चर्च का फादर जो कि वहां अपनी चेयर से उठकर सीधा इस कमरे में आया, उसने देखा आकर कि ये माइकल मरी के ऊपर कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है और उसको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये फादर देखते ही समझ चुके थे कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है। उन्होंने सबको बताया कि जरूर कोई ना कोई एंटिटी है जो ना सिर्फ माइकल के अंदर बल्कि मरी के अंदर भी घुस चुकी है और ये एंटिटीज ही आपस में बातें कर रही हैं और इनकी बातें हमें कभी समझ नहीं आएंगी क्योंकि इनकी भाषा ही कुछ अलग होती है। इनफैक्ट ये जो बोल रहे हैं आपस में, जो जीभ के सहारे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं हिला हिलाकर अजीब अजीब आवाज में, बाद में जब इनको होश आएगा इनको भी पता नहीं होगा कि आखिर इन्होंने अभी क्या किया था। खैर, इन दोनों को इस तरीके से घुलता हुआ देख वहां जो 10-12 लोग खड़े थे वो सभी माइकल के ऊपर टूट पड़े, उसको मरी से अलग करवा
करवाया गया, उसको 12-13 लोग इस तरीके से पकड़ कर खड़े थे। लेकिन अब आप सोच कर देखिए उस टाइम पर वो कितना जोर लगा रहा था कि ये 12-13 लोगों से भी वो अकेला माइकल उस टाइम पर संभला नहीं, जबकि उसकी कमर में उस टाइम पर दर्द था। फिर भी उसके अंदर इतना जोर आ चुका था उस टाइम पर कि नहीं, ये 12-13 लोग मिलकर भी उसे नहीं संभाल पा रहे थे। मरी भी सामने उसके खड़ी हुई, वो भी अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। यहां माइकल बार बार अपना पूरा जोर लगाकर मरी के ऊपर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बट ये समझ नहीं आया कि आखिर वो उसे कहना क्या चाह रहा था। ये सारा काम तकरीबन 1 घंटे तक चला। 1 घंटे तक वहां लोगों ने पूरा शो देखा है और उस शो के खत्म होने के बाद माइकल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। माइकल से पूछा गया कि ये तुम सब कुछ क्या कर रहे थे। उसने अपने आप को झटकाते हुए कहा कि मैं क्या कर रहा था, कहने का मतलब क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो जस्ट नॉर्मल बैठा हुआ था। बट सभी लोगों ने मिलकर उसे बताया कि ना सिर्फ तुम बल्कि मरी भी बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, आपस में जीव वाली भाषाओं में एक दूसरे से बात कर रहे थे। माइकल ने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ हुआ हो। उसकी पत्नी को साइड में खड़ा हुआ देख वो क्रिस्टीन से पूछने लगा कि क्रिस्टीन तुम यहाँ कब आई और मैंने क्या किया, तुम ही मुझे बताओ। क्रिस्टीन ने भी उसे बताया कि जो उसने किया था अभी अभी। खैर इस चर्च के फादर वापस इस रूम में आए और उन्होंने बताया कि हो ना हो ये माइकल किसी ना किसी डिमोनिक पावर से, डिमोनिक फोर्स से पीड़ित हो चुका है, पोसेस्ड हो चुका है और हमें कुछ ना कुछ अब माइकल के लिए जरूर करना पड़ेगा। और आपको भी पता है जब ऐसे किसी के अंदर कोई डेमोनिक पावर घर कर लेती है, कोई डेमोनिक फोर्स उसके अंदर घुस जाता है, तो उस एंटिटी को बाहर निकालने के लिए हम एक्सॉर्सिज्म करते हैं। और यहीं पर अब माइकल का एक्सॉर्सिज्म होने वाला था। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये एक्सॉर्सिज्म एक तरीके का प्रोसेस है जिससे ना सिर्फ किसी इंसान से बल्कि अगर कोई जगह भी किसी भूत प्रेत से कोई पीड़ित हो चुकी है तो उस जगह को भी और उस व्यक्ति को भी उन चीज़ों से आज़ाद करवाने के लिए यहाँ मंत्रों का सहारा लिया जाता है, तंत्र मंत्र किया जाता है और उसी प्रोसेस को क्रिश्चियनिटी में एक्सॉर्सिज्म का नाम दिया गया है। अगले दिन माइकल की पत्नी क्रिस्टीन ने आसपास के काफी सारे चर्चिज के अंदर कॉन्टेक्ट किया, सभी फादर से बात की कि आखिर इनका एक्सॉर्सिज्म कौन करेगा। तब यहाँ सभी लोगों ने सजेशन दिया कि तुम पीटर और रेमंड के पास जाओ, वही यहाँ एक्सॉर्सिज्म के एक्सपर्ट हैं और वही तुम्हारा ये काम कर सकते हैं। क्रिस्टीन ने तुरंत पीटर और रेमंड नाम के उन एक्सॉर्सिस्ट को कॉन्टेक्ट किया। जल्दी ही ये दोनों लोग माइकल के घर पहुंच चुके थे। उन्होंने जाकर माइकल को देखा, देखते ही बता दिया कि माइकल तुम कम से कम एक डेमोनिक पावर से तो जरूर पीड़ित हो, इससे ऊपर भी हो सकती हैं, बाकी हम देखेंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें इन सब से आज़ाद करवा दें तो तुमको हमारे इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने होंगे, तुमको कहना होगा कि हाँ मैं एग्री हूँ। माइकल ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्री हूँ, तुमको जो भी करना हो जल्दी करो, मुझे इन सब चीज़ों से आज़ादी दिलवाओ। तो ये पीटर और रेमंड दोनों एक्सॉर्सिस्ट वहीं पर एक्सॉर्सिज्म शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी इन दोनों ने डिस्कस किया कि नहीं यार यहाँ पर नहीं, यहाँ करना सेफ नहीं होगा, हम इसको उठाकर पास ही के चर्च के अंदर लेकर चलते हैं, वहाँ थोड़ी जगह भी खुली रहेगी और हमें करने में भी आसानी रहेगी। दोनों ने प्लान बनाया, दोनों ने माइकल को अपने साथ लिया, उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ चुके थे और ये पूरा के पूरे लोगों का ग्रुप पास ही के चर्च में पहुंचा। वहां एक रूम इन्होंने लॉक किया, सारे लोग इसके अंदर घुस चुके थे और फिर से रूम को अंदर से बंद किया। माइकल बीच में बैठ चुका था चेयर के ऊपर और फाइनली सारे के सारे लोग साइड में खड़े थे। जिसके कुछ ही मिनटों बाद तकरीबन शाम के टाइम पर 4 अक्टूबर के दिन रेमंड और पीटर ने मिलकर माइकल का एक्सॉर्सिज्म करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सॉर्सिज्म करते करते वो वर्ड्स बोलने शुरू किए, वो अपने मंत्र वगैरह बोल रहे थे, वैसे वैसे माइकल की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो जहां चेयर के ऊपर बैठा था वो एकदम से हवा में कभी उठता, नीचे आकर गिरता, कभी चेयर को इधर फेंक रहा था, कभी वो चेयर के साथ ही हवा में उड़ रहा था, कभी इस दीवार में जाकर लगता, कभी उस दीवार में जाकर लगता, कभी सामने वाले खड़े आदमी को खाने के लिए भागता, उसके पास आकर रुक जाता लेकिन फिर पीछे चला जाता। ये सब चीजें होता देख रेमंड और पीटर समझ चुके थे कि हाँ उनके द्वारा बोले गए वर्ड्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। वो और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे उस टाइम पर माइकल अजीब अजीब पोजीशंस बनाता, उसके हाथ पैर कुछ इस पोजीशन में आ चुके थे जो आम आदमी के लिए बनाना लगभग नामुमकिन है। माइकल को इस तरीके से पूरे कमरे में सर्कस करता हुआ देख ये पीटर और रेमंड बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने बाहर से एक रस्सी मंगवाई और उस रस्सी से सबसे पहले तो उस चेयर को नीचे ग्राउंड पर बांधा और बाद में उसी रस्सी से माइकल को भी उस चेयर के साथ बांध दिया ताकि ये इस पूरे कमरे में सर्कस ना करे, उड़े ना।
वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उनका बार बार इससे ध्यान भटक रहा था। खैर, नीचे बैठाने के बाद, बांधने के बाद उन दोनों ने वापस इसका एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू किया। वापस वो जोर जोर से अपने मंत्र बोले जा रहे थे, उसके ऊपर एक हॉली वाटर छिड़क रहे थे, लेकिन फिर भी माइकल बहुत ही अजीब तरीके से बार बार रस्सियों को तुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो रस्सियां इतनी ज़्यादा मजबूत भी नहीं थी, काफ़ी जगहों से वो घिस भी चुकी थी। यहाँ माइकल अपना पूरा जोर लगा रहा था, सामने खड़े रेमंड और पीटर अपना पूरा जोर लगा रहे थे किसी तरीके से इसके अंदर से जितनी भी डेमोनिक पावर्स हैं वो सारी बाहर आ जाएं। बट तकरीबन 8 घंटों तक लगातार माइकल का एक्सोर्सिज्म करने के बाद भी माइकल अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ। बट रेमंड और पीटर बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको यहीं रोको एक बार, हम यहाँ पर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने की, अब आगे इसके ऊपर भगवान की मर्जी। फाइनली पीटर और रेमंड ने एक्सोर्सिज्म वहीं पर रोक दिया, पूर्ण तरीके से उसकी समाप्ति कर दी। और ये समाप्ति होते ही माइकल एकदम से बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर बेहोशी की हालत में उसी चेयर के ऊपर आराम से पड़ गया और वहीं पर काफ़ी मिनटों तक उसके मुंह के ऊपर पानी छिड़कने के बाद वो होश में आया और फाइनली वो पूछने लगा कि आखिर यहाँ क्या हुआ, मेरे साथ अभी क्या हुआ। उसकी पत्नी जो कि साइड में खड़ी थी, क्रिस्टीन, ने उसे बताया कि तुम्हारा एक्सोर्सिज्म किया गया था और तुम पिछले 8 घंटों से पूरे कमरे के अंदर सर्कस कर रहे थे, लेकिन जो हमने देखा वो हम ही जानते हैं कितना भयानक यहाँ तुम्हारे साथ कुछ हो रहा था। खैर, पीटर और रेमंड ने क्रिस्टीन को बताया कि हमने एक्चुअल में इस पूरे एक्सोर्सिज्म के दौरान ये नोटिस किया है कि कम से कम 40 ऐसी डेमोनिक पावर्स हैं जो इस माइकल के शरीर के अंदर अपना घर बनाकर बैठी थी और उसके अंदर से हमने 37 को बाहर निकाल दिया है, बट 3 अभी भी उसके शरीर के अंदर हैं और वो कभी भी भयंकर रूप धारण करके माइकल के साथ कुछ भी कर सकती हैं। जैसे ये बात क्रिस्टीन ने सुनी, उसको समझ नहीं आया कि 40, वो पहले इस बात से डर चुकी थी कि 40 क्या सच में, और अभी भी 3 है अंदर ही, उसको निकालने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पर इन दोनों पीटर और रेमंड ने कहा कि देखिए, हम दोबारा कोशिश करेंगे, आज नहीं लेकिन फिर कभी करेंगे, अभी तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप इनको अभी अपने घर लेकर जाइए। माइकल और क्रिस्टीन ने अपना सारा तामझाम जो कि वो अपने घर से यहाँ पर लेकर आए थे, वो सारा तामझाम अपने बैग के अंदर समेटा। बैग अपनी कमर पर लाद कर माइकल और क्रिस्टीन, उनके सभी बच्चे भी अपने घर की तरफ निकले। घर पहुँचकर रात के टाइम पर वो आराम से सो चुके थे। कुछ ही घंटों बाद दोपहर के टाइम पर यहाँ माइकल के पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो कि अपने घर के अंदर अपने काम धंधों में लगी हुई थी, अपने खाना वाना बना रही थी, तभी उसने बाहर से कुछ बहुत ही अजीब रूप से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये कहाँ से आ रही है, तो वो अपना काम बीच में छोड़कर सीधा भागते हुए अपने मेन गेट पर गई। बट उसने मेन गेट खोलने से पहले उस मेन गेट के साइड में बनी हुई खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करी। उसने वो पर्दा हटाया और वो बाहर देखने लगी और उसने बाहर का जब नज़ारा देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ कि जो वो देख रही है क्या वो सच में सच है भी या नहीं, क्या उसका वो वहम तो नहीं है। जी हाँ, सामने रोड के ऊपर बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक नंगा माइकल टेलर ऊपर से लेकर नीचे तक खून में सना हुआ बहुत ही अजीब रूप से चिल्ला रहा है। और ना सिर्फ चिल्ला रहा है बल्कि शैतानी आवाजों में शैतान का नाम ले रहा है। बार बार वो सैटन सैटन, डेविल डेविल ऐसा कुछ कर रहा था। इसको देखकर वो महिला बहुत ज्यादा डर चुकी थी, कहीं ये आदमी उसके घर में ही ना घुस जाए। वो सीधा भागकर अपने लैंडलाइन फोन पर गई, वहां फोन से नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया, पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि जनाब यहाँ बाहर एक आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक खून में सना हुआ है और वो डेविल डेविल सैटन सैटन बार बार चिल्ला रहा है, आप आकर देखिए यहाँ पर क्या भसड़ मची हुई है। पुलिस वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप फोन रखिए, हम अभी पहुंच रहे हैं। पुलिस वालों की टीम एक गाड़ी के अंदर बैठी, चाव चाव करते हुए सीधा वो माइकल के घर के बाहर आकर रुके। सारे पुलिस वाले गाड़ी से नीचे उतरे। सबसे पहले उन्होंने माइकल को ढूंढना शुरू किया क्योंकि वो घर के अंदर नहीं था, घर बाहर से ही बंद किया हुआ था और उस संकल पर जो कि बाहर वो कुंडा जो था उस हैंडल के ऊपर भी खून लगा हुआ था। सबसे पहले पुलिस वालों ने आसपास माइकल को देखा तो माइकल साइड में ही नजदीक एक छोटे से घर के बाहर बने हुए गार्डन के अंदर पड़ा था, बहुत ही अजीब रूप से। उसके हाथ अलग ही पोजीशन में थे, पैर कुछ इस तरीके से हवा में उठकर उसके मुंह को टच कर रहे थे, बहुत अजीब पोजीशन में था वो। तो पुलिस वालों ने जाकर उसको झपा, उसको ऊपर कपड़ा वगैरह डालकर उसको अपनी गाड़ी में बैठाया। अब वो जाने वाले थे इस घर के अंदर, यानी कि माइकल के खुद के घर के अंदर। तो जैसे ही पुलिस वालों ने माइकल के घर का वो हैंडल खोलकर, बाहर का मेन दरवाजा खोलकर
जैसे ही अंदर घुसे तो जो दो पुलिस वाले उस घर के अंदर गए थे, जिस स्पीड से वो अंदर गए थे उससे भी ज्यादा स्पीड से भागते हुए वो बाहर की तरफ आए। आते ही उन्होंने उल्टी करनी शुरू कर दी। आसपास खड़े बाकी पुलिस वालों को बताया कि जनाब अंदर मत जाना, अंदर का हाल बहुत बहुत ज्यादा भयंकर है। जी हाँ, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आज तक की इंग्लैंड के इतिहास का सबसे भयानक क्राइम सीन में से एक माना जाता है। जी हाँ, कुछ घंटों पहले जब ये पूरा परिवार एक्सॉर्सिज्म करके वापस अपने घर पर आया था तो आते ही ये सारा का सारा परिवार आराम से सो चुका था। बच्चे थोड़ी देर बाद उठकर वापस घर से बाहर जा चुके थे और घर के अंदर अब ये माइकल और उसकी पत्नी क्रिस्टीन आराम से बेड पर सो रहे थे। कुछ देर बाद ही, सोने के कुछ देर बाद ही माइकल की नींद एक झटके में खुली। उसने साइड में अपनी पत्नी क्रिस्टीन को लेटे हुए देखा। वो लेटे लेटे ही क्रिस्टीन के ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ते ही क्रिस्टीन को बहुत ही बेदर्दी से बेड के ऊपर ही पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले कि क्रिस्टीन की सही से नींद भी खुल पाती, उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसका पति यानी कि माइकल उसके साथ क्या कर रहा है। जस्ट जैसे ही क्रिस्टीन की नींद खुली उसने माइकल को पीछे की तरफ धक्का दिया और वो नीचे उतरकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत स्पीड में माइकल ने क्रिस्टीन को पकड़ा और सीधा उसको उठाकर नीचे की तरफ पटका। वापस उसको ऊपर बैठकर अपने हाथों से ही उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारने शुरू कर दिए। बेचारी का मुंह बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुका था। ये माइकल अभी भी नहीं रुका। उसने अपने हाथों से ही क्रिस्टीन के चेहरे को उखाड़ना शुरू कर दिया, उसको बीच में से फाड़ना शुरू कर दिया। वो अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकालने वाला था। ये वाली लाइन कितनी सच है इसका अंदाजा मुझे अभी तक लग नहीं पाया, बट हाँ, काफी सारे आर्टिकल्स में मैंने ये पढ़ा कि उस टाइम पर अपनी पत्नी को पीटते हुए उसकी पत्नी उस टाइम पर मर चुकी थी। वो इतनी ज्यादा मार खा चुकी थी अपने ही पति से कि उसका मुंह सिर से लेकर गले तक बीच में से खुल चुका था। सारा कुछ उसका अंदर का माल जो था वो बाहर आ चुका था। उस टाइम पर माइकल ने क्रिस्टीन की दोनों आंखों को अपने दो उंगलियों से, अपने हाथों की दो उंगलियों से पकड़कर बाहर की तरफ निकाला और उनको अपने साथ रखा। ना सिर्फ साथ रखा बल्कि अपने हाथों में क्रिस्टीन का ब्लड लेकर अपने पूरे शरीर के ऊपर मसला। लेकिन उसने उस टाइम पर कपड़े पहने हुए थे, उसको मजा नहीं आया। उसने उठकर वापस अपने सारे कपड़े बाहर निकाले, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल नंगा, कुछ नहीं पहना हुआ। उसके बाद वो दोबारा क्रिस्टीन के ऊपर बैठा, वापस उसके मुंह से खून को बाहर निकाल कर अपने पूरे शरीर पर मलने लगा। लेकिन फिर भी खून कम पड़ चुका था, सारा खून अभी भी उसके शरीर में था। वापस माइकल ने उसके शरीर को दबा कर, पेट को दबाता, कभी फेफड़ों को दबा रहा था, कभी दिल को दबा रहा था, और जैसे ही दिल को दबाता ऊपर चेहरे से उसका खून और ज्यादा बाहर निकलता। क्रिस्टीन के खून को अपने शरीर के ऊपर अच्छे से लगाने के बाद उसने अपनी मरी हुई पत्नी को वहीं पर छोड़ा। वो घर से बाहर आया, आकर बाहर अजीब रूप से डेविल डेविल चिल्लाने लगा, डेविल्स की बातें करने लगा। और उसी चिल्लाहट को उस महिला ने यानी कि उसकी पड़ोसन ने सुना था, जिसको सुनकर उसने पुलिस वालों को कॉल किया था। पुलिस वालों के सामने बयान में माइकल ने कहा कि मैंने जो किया मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे माइंड में ऐसी कोई मेमोरी नहीं है कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया हो, मुझे तो ये भी याद नहीं है मेरा एक्सॉर्सिज्म हुआ था। उस टाइम पर पुलिस वालों ने ना सिर्फ माइकल को बल्कि क्रिश्चियन फेलोशिप ग्रुप को, जिस ग्रुप के अंदर माइकल जुड़ा था, इसके साथ ही उस चर्च को भी जिस चर्च के अंदर माइकल का एक्सॉर्सिज्म किया गया था, और यहाँ पीटर और रेमंड को भी इस पूरे के पूरे कांड के अंदर घसीटा, क्योंकि यही सब लोग थे जिन्होंने माइकल को कन्विंस किया था ये बात से कि तुम्हारे अंदर डेमोनिक पावर्स हैं और तुम उससे पीड़ित हो चुके हो, तुम्हारे अंदर भूत प्रेत हैं, तुम्हारे शरीर को उन्होंने अपना घर बना लिया है। इस बात से माइकल इतना ज्यादा कन्विंस हुआ कि उसने उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ, उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब है। ये बात आज तक साबित नहीं हो पाई कि हाँ, क्या सच में माइकल के शरीर के अंदर सब कुछ था या फिर ये सब कुछ एक दिखावा था। और उसी वजह से, अपने बयानों की वजह से माइकल को इस पूरे केस के अंदर नॉट गिल्टी पाया गया। जी हाँ, कोर्ट ने यह माना कि जिस टाइम पर माइकल ने सब कुछ किया था उस टाइम पर माइकल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो अपने होशो हवास में नहीं था, इसलिए सिर्फ उसको 4 साल तक सुधार गृह के अंदर रखा गया। उसके बाद उसे वहां से भी रिहा कर दिया गया। मैं तो इस बात का शुक्र मान रहा हूं कि जिस टाइम पर माइकल ने सब कुछ ये किया था उस टाइम पर उसके 5 बच्चे घर मौजूद नहीं थे। अगर वो होते तो शायद ये घटना कुछ और होती, मैं आपको कुछ और भी बता रहा होता, आप समझ रहे हैं। वैसे माइकल जैसे ही 4 साल बाद रिहा होकर वापस अपने उसी शहर में आया, वो आराम से अपने उसी घर में रहने लगा अपने बच्चों के साथ। और कमाल की बात यह है कि वो आज भी, जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पर भी जिंदा है और उसी ओसेट शहर के अंदर आराम से अपनी जिंदगी काट रहा है। जिन जिन लोगों ने भी ये केस सुना उन सभी लोगों ने माना कि ये केस वन ऑफ द ट्रू डेमोनिक पोसेशन का केस है मॉडर्न हिस्ट्री का। आप मुझे बताइए कि ये सब कुछ यहाँ क्या था।
जो कुछ हुआ यहाँ पर, ये सब कुछ क्या हुआ था, मुझे आपके जवाब सुनने हैं नीचे कमेंट्स में, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं इसी तरीके की स्टोरीज रील्स फॉर्मेट में डालता हूँ, तो आप मुझसे आकर वहां बात भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट यूजर MM1 को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।